हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे। यस, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है ड्यू टू द पोल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था, जो पोल्यूशन की वजह से ही बढ़ते जा रहे हैं। और उन दो टॉपिक की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ओजोन क्या है। ओजोन एक ट्राई एटॉमिक गैस है। ये 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बनी हुई है। ये लाइट ब्लू कलर की गैस होती है जो अर्थ सरफेस से 16 to 25 किलोमीटर अबव होती है, अबव प्रेजेंट है। बेसिकली ये हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ पर पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाने वाली ओजोन को ओजोनोस्फियर बोलते हैं, ओजोन शील्ड भी बोल सकते हैं, ओजोन लेयर तो हम बोलते ही हैं। तो यहाँ पर जो ओजोन होती है उसको गुड ओजोन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको गुड ओजोन? क्योंकि ये सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। ये उन यूवी रेडिएशंस को अर्थ पर जाने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये एक्ट करती है एज अ ब्लैंकेट। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा ना, ओजोन एक्ट एज अ ब्लैंकेट। इट प्रिवेंट द यूवी रेडिएशन टू एंटर इनटू द अर्थ सरफेस। इसके अलावा बेड ओजोन भी होती है। बेड ओजोन पाई जाती है एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में, यानी कि जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ पर बेड ओजोन पाई जाती है। बेड ओजोन का मतलब क्या है? यहाँ पर ओजोन पोल्यूशन की वजह से खराब हो गई है, जो अब ज़्यादा यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाने वाली जो ओजोन है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन की कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सीजन। कंसंट्रेशन मीन्स यहाँ पर जो उसकी थिकनेस है ओजोन की, वो बदलती रहती है सीजन वाइज। ओजोन की थिकनेस मैक्सिमम होती है एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग, मीन्स फेब टू अप्रैल के मंथ में ओजोन की थिकनेस ज़्यादा होगी। एंड मिनिमम होती है ड्यूरिंग द समर, जुलाई टू अक्टूबर इसकी थिकनेस मिनिमम होगी। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन यूनिट DU से इसको डिनोट करते हैं। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, DB से कई बार लिख देते हैं। तो DB डेसिबल के लिए यूज़ किया जाता है, जो साउंड को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डॉब्सन यूनिट DU से डिनोट की जाते हैं। तो थिकनेस ऑफ ओजोन अगर हम देखें, पोलर रीजन के अंदर थिकनेस ऑफ ओजोन ज़्यादा होती है। इसकी थिकनेस होती है 4 मिलीमीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.40 सेंटीमीटर। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये, या फिर हम कहें इक्वेटर रीजन के ऊपर इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 3 मिलीमीटर। ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये थिकनेस थोड़ा ध्यान रखना आप। 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये है बेटा थोड़ा सा बेसिक ओजोन के बारे में। अभी ओजोन बनती कैसे है, फिर वो डिग्रेड कैसे होती है, इसका पूरा अभी मैकेनिज्म देखते हैं हम, और किस वजह से ये ओजोन डिप्लीट हो रही है, उन सब्सटेंसेस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ओजोन कॉन्टीन्यूसली हमारी सराउंडिंग में बन भी रही है और डिग्रेड भी हो रही है। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। इसको रिएक्शन की फॉर्म में देखेंगे अभी हम। जैसे हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो सन से आने वाली यूवी रेडिएशन, ठीक है, ये यूवी रेडिएशन इस ऑक्सीजन को तोड़ देगी 2 ऑक्सीजन एटम में। अब ये ऑक्सीजन का एटम दोबारा से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएगा और क्या बना देगा? ओजोन। ठीक है, ये तो है फॉर्मेशन। कैसे हो रही है फॉर्मेशन? यूवी रेडिएशन आ रही है और ऑक्सीजन को तोड़ रही है 2 ऑक्सीजन एटम में। फिर ये एटम फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे और क्या बना देंगे? ओजोन। अब ये डिग्रेड कैसे हो रही है? अभी ओजोन फिर से यूवी रेडिएशंस आएंगी, ये ओजोन को तोड़ देंगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, अब फिर से ये ऑक्सीजन का एटम ओजोन के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये तो है ओजोन का डिग्रेडेशन और ये है ओजोन की फॉर्मेशन। कैसे यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन को तोड़ रही है और वो एटम फिर से ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के ओजोन बना रहा है। और डिग्रेड कैसे हो रही है? जो ये ओजोन बनी है फिर से यूवी रेडिएशन को जब ये एब्जॉर्ब करती है तो ये टूट जाती है ऑक्सीजन गैस में और ऑक्सीजन एटम में। फिर ये ऑक्सीजन एटम फिर से ओजोन के साथ बाइंड हो जाएगा और क्या बना देगा? 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ओजोन बन भी रही है और टूट भी रही है। तो ओजोन डिप्लीट कैसे हो रही है? ओजोन डिप्लीशन के जो मेन कॉजेज हैं, मेन रीज़न है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हेलोजेंस।
ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही है ओजोन डिप्लीशन में। कैसे? क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज में। ये एक सिंथेटिक गैस होती है, जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, फिर वो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर ओजोन को डिप्लीट कर रही है। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हैलोजेंस भी होते हैं जो ओजोन डिप्लीशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन गैसेस के यूजेस से अंटार्कटिका पर 1985 में ओजोन होल डिस्कवर किया गया था बाय द डॉक्टर जो सी फैरमैन एंड हिज कलीग्स के थ्रू। इन्होंने देखा अंटार्कटिका पर जो ओजोन लेयर की थिकनेस है वो डिक्लाइन हो गई है, यानी कि वहाँ से ओजोन लेयर थोड़ी सी क्या हो गई है, थिन हो गई है। तो जो ओजोन होल अंटार्कटिका पर डिस्कवर किया गया था, ये ओजोन होल अंटार्कटिका पर ही क्यों बना, इसका रीज़न मैं बता रही हूँ आपको। अंटार्कटिका ऐसा रीजन जहाँ पर बहुत ही लो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पर कोई सोलर रेडिएशंस नहीं है, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है। ये लो टेम्परेचर हेल्प करता है आइस क्लाउड्स फॉर्मेशन में। इस आइस क्लाउड का रोल अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता रही हूँ आपको कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से रिलीज हो रही है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जैसे रशिया, जापान, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका है, ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, ठीक है, जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगी तो विंड इस गैस को लेकर के जाएगी यहाँ अंटार्कटिका रीजन के पास, ठीक है। अब क्या होगा, ये आइस क्लाउड प्रोवाइड कराता है एक सरफेस, इट प्रोवाइड द सरफेस किसके लिए, फॉर द रिएक्शन बिटवीन द क्लोरीन एंड ओजोन लेयर, ठीक है। ये आइस क्लाउड ही क्लोरीन और ओजोन की रिएक्शन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराता है। ड्यूरिंग द लेट अगस्त टू अर्ली अक्टूबर, ये जो टाइम होता है, इस टाइम पर कुछ सोलर रेडिएशंस यहाँ आती है और ये फेवरेबल होती है फॉर द रिएक्शंस बिटवीन द क्लोरीन एंड ओजोन। तो यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से जो क्लोरीन एटम होगा, ये क्लोरीन और ओजोन यहाँ पर जाकर के रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन जो होता है इस रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होता, ये परमानेंटली यहाँ प्रेजेंट होता है और परमानेंटली ओजोन को धीरे धीरे डिग्रेड करता चला जाता है। तो इस वजह से अंटार्कटिका पर क्या बन गया है, होल बन गया है। तो ये रीज़न है अंटार्कटिका पर ही क्यों ओजोन होल डिस्कवर किया गया था। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हमने देखा कैसे क्लोरीन लगातार अफेक्ट कर रहा है, तो हमें इसका कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढना हुआ जिस वजह से ये ओजोन डिप्लीशन ना हो पाए। तो इनकी जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इनको रिप्लेस करना चाहिए बाय हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये लेस पॉल्यूटिंग होते हैं, तो इसकी जगह हम इन सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ओजोन डिप्लीशन की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी अर्थ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि थिननेस आ रही है ओजोन की लेयर के अंदर, जिस वजह से यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पर पहुंच रही है और वो अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कोज कर रही है। तो इन इफेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इफेक्ट है, इट इज़ मोर ड्यू टू द UVB रेडिएशन। अब यहाँ पर UVB रेडिएशन ही क्यों बताया गया है, 3 UV होती हैं, UVA, UVB एंड UVC। UVA रेडिएशन लॉन्गर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो हार्मफुल नहीं होती। UVC जो होती है ये शॉर्टर वेवलेंथ होती है जो एटमॉस्फेयर के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। बट जो UVB रेडिएशंस होती हैं ये हार्मफुल होती है, ये डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाती है अर्थ के ऊपर और बहुत ज़्यादा इफेक्ट कोज करती हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट है यहाँ पर कैटरेक्ट। कैटरेक्ट ये एक आई डिसऑर्डर है, आई के आगे जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है कॉर्निया, वो इफेक्ट हो जाती है। तो हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ UVB रेडिएशन कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया इन्फ्लामेट हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इनटू द स्नो ब्लाइंडनेस, इट मीन्स आई साइट वीक हो जाएंगी, ब्लड विजन आ जाता है, बिल्कुल ब्लड दिखने लग जाता है, तो इट विल कोज द कैटरेक्ट। ओके, सेकेंड स्किन कैंसर, थर्ड मोर्टैलिटी, डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगी यंग वंस ऑफ द एनिमल, स्पेशली ये अफेक्ट करेगी किसको, यंग वंस को। नेक्स्ट DNA एंड प्रोटीन एब्जॉर्ब UV रेडिएशन। हमारे अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड तक अगर वो UV रेडिएशन पहुंच जाती है तो ये उनके अंदर प्रेजेंट केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देंगी, जिससे क्या आ जाएगी, म्यूटेशन आ जाएगी, और म्यूटेशन लीड टू द डिसऑर्डर्स। बहुत सारी म्यूटेशन से होने वाली डिसऑर्डर्स हो सकती हैं।
लॉस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाएगा जिससे हमारी इम्यूनिटी लॉस हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस रिड्यूस्ड, ये यूवीबी रेडिएशंस प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देती है जिससे प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाते और या फिर कम होती है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जा रही है क्योंकि वो इतना यूज़ नहीं कर पा रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फूड चेन गेट डिस्टर्ब, फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप देखो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी वैसे ही रिड्यूस हो रही है। तो चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जब उनमें प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, जब वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे तो जो उनके ऊपर डिपेंड जो ऑर्गेनिज्म है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो फूड चेन है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने देखा इतने सारे ओजोन डिप्लीशन की वजह से होने वाले इफेक्ट्स, तो अगर हम जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं हमारे अर्थ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू। तो उन्हीं में से मैं आपको एक प्रोटोकॉल के बारे में बता रही हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को 27 कंट्रीज़ के थ्रू साइन किया गया था। इस प्रोटोकॉल की कंडीशन थी टू लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। जो भी ओजोन को डिप्लीट करते हैं उन सब्सटेंस का प्रोडक्शन कम कर दिया जाए, लिमिट कर दिया जाए और उनका यूज़ भी कम कर दिया जाए। एंड सेकेंड जो थी यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव्स टू CFC। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अल्टरनेट जो होते हैं उनके यूज़ के बारे में बताए। इन मई 1989 ये प्रोटोकॉल और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया था। 82 कंट्रीज़ ने इस प्रोटोकॉल पर साइन कर दिए थे। अब तक 175 कंट्रीज़ इस एग्रीमेंट पर साइन कर चुकी है। तो देखा हमने कैसे कंट्रीज़ इनिशिएटिव्स ले रही हैं ओजोन को डिप्लीट होने से बचाने के लिए। तो इस वीडियो में बेटा हमने ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ा, ओजोन कैसे बनती है, ओजोन कैसे डिग्रेड हो रही है, क्या रीज़न है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और कैसे कंट्रीज़ ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए अपना इनिशिएटिव्स दिखा रही हैं। तो यहाँ पर हमारा ओजोन एंड ओजोन डिप्लीशन टॉपिक ख़त्म हो जाता है।